लीडर को इन्होंने हटाया था, बहुत कुछ हुआ और बिल्कुल। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये आया है। और चाइना बहुत कंफ्यूज्ड नेशन है। वो लग जरूर रहा है कि हम बहुत पावरफुल हैं, और हम्म। ये उसको गुमान है। और उसकी आर्थिक शक्ति भी धीरे धीरे क्षीण हो रही, क्योंकि उसका ग्रोथ रेट जो कोविड के पहले था वो नहीं रहा। अब 5% ग्रोथ उसके लिए ड्रीम ग्रोथ है, जो प्राप्त नहीं कर पा रहा है कोविड के बाद से। हम्म। उसकी हालत अमेरिका वाली है कि ग्रोथ नहीं पा रहा है। हम्म। और जहां तक रही भारत को उसको रोकने की बात, भारत के आप देखिए कौन सा कंट्री है जिसको उसने ठगा नहीं। और भारत निश्चित तौर पर अब वो भारत नहीं रहा, क्योंकि अब भारत की जो आज की पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो गवर्नमेंट है, वो उनके साथ पेंगे नहीं बढ़ाती है। जैसे पहले था, भारत में कोई स्टेटमेंट होता था लेकिन चाइना के प्रति सॉफ्ट रहते थे, जैसे पाकिस्तान के प्रति पहले सॉफ्ट रहते थे। अब भारत बराबरी से बात करता है, हम्म। और जो अपने भारत के इंटरेस्ट में है उस हिसाब से नेगोशिएट करता है। और ये किसी का मुंह देख करके नहीं, भारत अपने हितों की रक्षा करता है। वो चाहे आर्थिक हितों की रक्षा हो, चाहे सामरिक हितों की रक्षा हो, या ग्लोबल लेवल पर पार्टनरशिप की बात हो, वो भारत अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख के करता है। हम्म। और ये बात आज दुनिया की ग्लोबल लीडरशिप भी महसूस करती है। हम्म। इसका एक प्रमाण देखिए, आज जो हमारी लीडरशिप है, हर बड़ा नेता जो है दुनिया का, हर राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध मजबूत होने का दावा करता है और बिल्कुल दिखाने ठीक। की भी कोशिश करता है, ताकि उसकी कंट्री में उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ सके। आप कौन सा ऐसा नेता है जो ये बात नहीं करता? प्रेसिडेंट ट्रम्प बार बार कहते हैं कि हम, मोदी जी ऐसे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमसे भी बड़े नेता हैं। यानी कि उनको एक्नॉलेज करना पड़ रहा है कि एक मजबूत नेता उभरा है, जो ग्लोबल जो है समस्याओं को निदान के लिए आगे बढ़ करके आता है, ग्लोबल साउथ की आवाज बनते हैं और ग्लोबल साउथ के लिए काम भी करते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने कोविड काल में सैकड़ों कंट्रीज को राशन भी दिया, तो कोविड वैक्सीन भी दी। और आज देखिए, क्वाड का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है भारत। क्या अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये चार मेंबर हैं। तो पहले से ही जिस चीज और आप इशारा कर रही हैं, चाइना की नेवल प्रभुत्व को रोकने के लिए, तो भारत भी किसी को भी अनड्यू अपने क्षेत्र में आने के लिए कोई ऐसा अवसर नहीं देगा। और अपने हितों की रक्षा करने के लिए मुझे लगता है वो प्रतिबद्ध है, और उस ओर सधे कदम से आगे बढ़ भी रहा है। ठीक है। अरविंद सर, देखिए आपसे मैं जानना चाहूंगी, और बेहतर जानकारी आपको इस बाबत होगी कि हमने 3 चेक पॉइंट्स पर चीन को घेरने की रणनीति बनाई, और इसमें अगर बात की जाए तो भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये जो गठबंधन है ये शानदार अभी साबित होगा, क्योंकि 80% चीन का व्यापार, ऊर्जा वहीं के रास्ते होकर गुजरता है। लेकिन 3 चेक पॉइंट्स को आपसे मैं समझना चाहूंगी, एक है मलक्का, सुंडा और लोम्बोक। अब ऐसे में चाइना पर क्या वाकई असर पड़ेगा सर? क्योंकि देखिए आंकड़े यही बता रहे हैं, हमने दर्शकों से जब पूछा सर्वे के दौरान, आंकड़े बता रहे हैं कि चीन को फर्क पड़ेगा, लेकिन वो तुरंत न्यू स्ट्रैटेजी बना लेगा। चाइना इज स्मार्ट। डू यू थिंक सो? जी बिल्कुल, ऐसा तो है। शस्त्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, ठीक आंकलन है। हाँ। क्योंकि अगर ईरान वहां होर्मुज पे बैठ सकता है, हाँ। तो भारत भी मलक्का पे बैठ सकता है वहां पे, ओके। और वहां पे वही काम कर सकता है जो होर्मुज में ईरान कर रहा है। ओके। और इंदिरा पॉइंट तक हम वहां पर फैले हुए हैं, और एकदम हमारा अगर कोई इससे, इंदिरा पॉइंट से अगर कोई इमीडिएट, अगर हमारा कोई जो पड़ोसी देश है तो वो इंडोनेशिया है। हम्म। तो ये चीन के लिए वाकई है, पर उसके साथ साथ जैसा कि भारत सरकार ने इस तरफ काफी ज्यादा ध्यान दिया है इस बीच में, हम्म। खासकर हमारी नौसेना को मजबूत करने के बिल्कुल। लिए। हम्म। तो नौसेना अभी अगर प्राथमिकता में देखें, तो नौसेना पे मुझे लगता है कि पिछले एक डिकेड से भारत सरकार अच्छा खासा रुपया खर्च कर रही है। उसको बहुत सारे फाइटर प्लेन्स वगैरह वो भी दिए गए हैं, और बहुत सारे नए उपकरण वगैरह भी दिए गए हैं। हम्म। और अगर ये दोस्ती मजबूत होती है तो हम क्वेड का अल्टरनेटिव ढूंढ पाएंगे, क्योंकि क्वेड में इस समय यूनाइटेड स्टेट इंटरेस्ट नहीं ले रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प। और जो चीन का जो चाइना डेली या कम्युनिस्ट पार्टी का जो उनका अखबार है, वहां पहले एक जमाना हुआ करता था कि एंटी अमेरिकन आर्टिकल्स छपते थे। अच्छा। इन दिनों में वहां आर्टिकल्स का जो स्वर है वो जापान, भारत, इन देशों के खिलाफ वो लिखता रह रहा है। तो इससे भी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम मान लो, जो भारत की जो शुरुआती, जो वाजपेयी साहब के टाइम में जो लुकिस पॉलिसी थी, हम्म। उसको, और मुझे लगता है कि ज्यादा खाली उस समय तो हम केवल एक थ्योरेटिकल चीज थी वो। अब मुझे लगता है कि अगर वास्तविक धरातल पे अगर कोई उतर रही है, तो मुझे लगता है कि ये लुकिस पॉलिसी वास्तविक धरातल पे उतर रही है, और एक बहुत ही हम मजबूत गठबंधन बना रहे हैं। एक इसके जरिए हम यूएस को भी ऐसे काउंटर कर रहे हैं कि जो ये पूरा का पूरा व्यापार होगा वो डॉलर्स में नहीं होगा, वो
दरअसल रुपयों में या जो स्थानीय जो लोकल करेंसी थे उसमें होगा, तो इससे भी भारत को मजबूती मिलने की संभावना। और अगर जापान थोड़ी सी मदद करता है और भारत की अगर नीतियां ठीक होती है और स्किल लेबरर्स को अगर हम बढ़ाते हैं भारत में, तो भारत वाकई प्रोडक्शन में काफी अच्छा खासा वो चाइना को काउंटर आगे आने वाले डिकेड में कर सकता है, अगर हमारी बहुत ही दूरस्थ पॉलिसीज। ये वाकई बहुत ही सुंदर है, मुझे लगता है कि जो भारत जिस तरीके से कर रहा है। पर साउथ एशिया में चाइना को हम रोकने की स्थिति में इसलिए नहीं है कि ये हम पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि हम उसे आने दें या ना आने दें। वो पूरा जो चाइनीज युआन है वो दरअसल इन देशों को आकर्षित कर रहा है। तो इसको काउंटर करने का तरीका यही है कि भारत उन पे पैसा खर्च करे, पर भारत सरकार नहीं करना चाहेगी उतना रुपया जितना चीन करता है। इसका कारण साफ है कि वो हमारी लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं। अगर इतने दशकों तक उनको मदद करने के बाद भी अगर यह देश वफादार नहीं होते हैं, तो मुझे लगता है कि उन पे पैसा खर्च करने का कोई खास फायदा आगे भी नहीं है। जी सृष्टि जी। सर एक सवाल और मेरा आपसे होगा, फिर मैं जाऊंगी एमके अग्रवाल सर के पास। अगर बात की जाए तो क्या सर वाकई ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा है ये नॉर्मल नहीं है, ये इंडो पैसिफिक रणनीतिक यात्रा को मजबूत करने का एक उद्देश्य है? एंड द सेकंड वन इज कि अब पीएम मोदी बेहतर समझ चुके हैं समुद्री भूगोल को, क्या आप भी ये बात समझते हैं? एक कमेंट कीजिएगा, फिर मैं जाऊंगी अग्रवाल सर के पास। बिल्कुल, अगर एक शब्द में जवाब दिया जाए तो हाँ, बिल्कुल सच है। और भारतीय विदेश नीति बहुत ही सफल होती हुई नजर आ रही है। बस इसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने की जरूरत है, फॉलो अप करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि जो हमने शुरुआत की है उससे अंत और परिणाम तक पहुंचाने की जरूरत है। ठीक है जी ठीक है। अग्रवाल सर देखिए, आपसे मेरा ये क्वेश्चन होगा, अगर बात की जाए तो दोनों देशों के समझौते पर हम आंकड़ों पर गौर फरमाए, क्योंकि ये जो आंकड़ा है ये बेहतर निकल कर सामने आ रहा है 3877। यहां पर बात की जाए तो बड़ी परियोजनाओं के साथ दोनों देशों की डील हुई है, इंडिया वर्सेस इंडोनेशिया। अब इससे देखिए, चूंकि आप इकोनॉमिस्ट हैं, बेहतर ढंग से समझाएंगे, फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हमारे कितने मजबूत होंगे इससे, क्या कहेंगे सर? देखिए सृष्टि जी, अगर प्रधानमंत्री जी की यात्राओं को देखें हाँ तो इंडोनेशिया कोई अलग नहीं है उन सब से। आप अगर गौर करें तो अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया था कि हमें जो है जो सी रूट है हाँ उस पर विशेष फोकस करना चाहिए। अगर पिछले 1 वर्ष का समय कालखंड उठा करके देखते हैं तो लगातार सी रूट पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण कंट्रीज में, भले कि वो छोटे कंट्री हो बड़े कंट्री हो, उन सब से संबंध को मजबूत करने का काम किया गया है। दूसरा, अगर देखते हैं तो हम नए रूप में अपना वहां पर निवेश कैसे कर सकते हैं और अपनी सप्लाई चेन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इस पर भी काम हो रहा है। तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, तो वो, क्योंकि अब देखिए जो निवेश का अवसर है, भारत के पास भी प्रचुर संसाधन हैं। आप देखिए अडानी ने जिस प्रकार से अमेरिका में निवेश बढ़ाया है, हाँ अंबानी ग्रुप ने जिस प्रकार से अमेरिका में बढ़ाया है, इन राष्ट्रों में भी बढ़ रहा। बस होता क्या है कि बहुत कम लोग इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन हमारा निवेश वहां पर जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज, भारतीय निवेश के साथ कोई भी चीज जिसको कह सकते हैं छुपा हुआ नहीं होता है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर साफ सुथरा होता है। ठीक जबकि अन्य राष्ट्रों के साथ कई कंडीशनलिटीज इन्वॉल्व होती ठीक हैं है। और कई और एजेंडा होता है। भारत इस माफी के साथ प्रकार का सर बीच में ही टोक रही हूँ, ये समय हमें इतने नहीं की ही करता है। इजाजत देता है। एमके अग्रवाल सर, तेजावत सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए और अपनी जानकारियों को साझा करने के लिए। यहां रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।